सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ अ न्यू वीडियो। आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एपिडेमोलॉजी टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो रखेंगे, जितना होगा उतना करेंगे, अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी क्या होता है? सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हिपोक्रेट्स। उन्होंने क्या कहा था, एपिडेमोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि एपिडेमोलॉजी होता क्या है। इसीलिए एपिडेमोलॉजी का जो फादर है वो हिपोक्रेट्स है। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन नोन टू द एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द अकरेंस ऑफ डिजीज एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। दैट मीन्स उन्होंने सबसे पहले बताया था किसी भी डिजीज़ का होने का कारण इन्वायरमेंट से रिलेटेड कैसे है। जैसे भी कोई भी बीमारी हो रही है तो उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है जो बीमारी होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यानी इन्होंने जो चीज़ बताई थी वो ये बताई थी कि जो इन्वायरमेंट है उसका क्या इन्फ्लुएंस है इन एनी डिजीज़। यानी कोई भी, जैसे मान लो अकरेंस ऑफ डिजीज़ है, उसका इन्वायरमेंटल से रिलेटेड क्या फैक्टर है, उसको डिफाइन किसने किया था? हिपोक्रेट्स ने। उन्होंने ही सबसे पहले ये चीज़ बताई थी और जिसकी मदद से आज हम एपिडेमोलॉजी स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर एपिडेमोलॉजी वर्ड का मीनिंग बताया हुआ है, जो कि 3 वर्ड में डिवाइड कर दिया है अलग अलग। लॉजी का मतलब हम जानते हैं, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। और एपी का मतलब होता है यहाँ पर ऑन, अपॉन या बिहाफ, यानी पे डिपेंड करना। किस पे डिपेंड? ऑन पीपल, डिपेंड ऑन पॉपुलेशन या मैन। यानी ऐसे फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं पीपल्स पे, उन्हें हम कहते हैं एपिडेमोलॉजी। जैसे कोई डिजीज़ है, अब उस डिजीज़ को होना, जो डिजीज़ हुई है वो कैसे रिलेटेड है इन्वायरमेंट से। अल्टीमेटली हम बात किसकी करते हैं? पीपल्स की। तो जो भी एपी यानी डिपेंड ऑन पीपल, और स्टडी तो यानी कि जो स्टडी ह्यूमंस पे डिपेंड है उसे हम, या फिर जो हम ह्यूमन से रिलेटेड बीमारीज को स्टडी करते हैं, महामारियों की वगैरह, उसे हम एपिडेमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी एपिडेमोलॉजी सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम बीमारियों की स्टडी करते हैं। कोई भी रोग हो रहा है, कोई भी अगर किसी भी चीज़ की स्टडी करनी है जो कि पीपल से रिलेटेड है, उसे एपिडेमोलॉजी कहते हैं। अब उसमें हम देखेंगे कि कोई भी अगर मान लो पर्टिकुलर बीमारी की बात कर रहे हैं तो उस बीमारी की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने बार हो रही है वो, बार बार हो रही है, क्रोनिक, एक्यूट, वो सब, यानी उसका रेट देखा जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, अब किस एज ग्रुप में या फिर आप कह सकते हैं जेंडर में ये ज़्यादा फैला है, यानी रेशियो की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन किस में ज़्यादा है वो देखते हैं। और डिटर्मिनेंट्स, यानी डिजीज़ होने का कारण क्या है, एक्चुअल फैक्टर क्या है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो यानी फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ की जो स्टडी है उसे ही हम क्या कहते हैं? एपिडेमोलॉजी। ये रियल है यहाँ पर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये IEA यानी इंटरनेशनल एपिडेमोलॉजिकल एसोसिएशन ने ये सबसे पहले डेफिनेशन दी थी। तो सिंपल डेफिनेशन है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब कुछ कीवर्ड्स जो एपिडेमोलॉजी से रिलेटेड है जो यूज़ होते हैं, तो सबसे पहला हमारा कीवर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब हो गया, एपी का मतलब तो हम पहले से ही जानते हैं, अपॉन, यानी दैट इज डिपेंड अपॉन, एंड डेमोज मीन्स पीपल, यानी अमोंग पीपल, कुछ लोगों के बीच में हो जाए, या आप कह सके एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन ए कम्युनिटी इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। यानी बीमारी ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक दो आदमी को हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं तो वो एपिडेमिक नहीं कहलाती। हाँ, कम्युनिटी में ज़रूर फैली है, लेकिन हमारी जो सोचा था कि एक दो व्यक्तियों में होगा, उससे अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो, यानी कम्युनिटी से थोड़ा सा बढ़कर अगर हम डिजीज़ की बात करेंगे तो वो होगी एपिडेमिक। ऐसी कोई बीमारी जो कम्युनिटी से थोड़ा सा ज़्यादा फैली है तो उसे हम कहेंगे एपिडेमिक। एंडेमिक का मतलब हो गया इन पीपल्स, यानी कुछ लोगों के बीच में ही वो फैली है। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज, सबसे पहले एंडेमिक का सबसे पहला पॉइंट है कि कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज, यानी जो डिजीज़ है वो लगातार उन आदमियों में रहेगी, लगातार उस बीमारी को वहाँ पर देखा जा सकता है विद इन एन जोग्राफिकल एरिया, और यूजुअली प्रिवेलेंस ऑफ गिवन डिजीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर क्या है कि मलेरिया जैसी बीमारियां हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पर मॉस्क्यूटोज होते हैं ज़्यादातर, वहाँ के लोग इस वजह से ज़्यादातर इन बीमारियों से रेजिस्टेंस भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे मलेरिया ज़्यादा है तो उस प्रकार की बीमारी जो एंडेमिक है, यानी हो तो किसी को भी सकती है, ऐसा नहीं है कि वहीं के लोगों को होगी, इंडियंस में भी हो सकती है या फिर बाहर की फॉरेन कंट्री में भी होती है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा इसका प्रिविलेंस ज़्यादा है, आप कह सकते हो
वहाँ पर आप कभी भी कहीं भी जाओगे तो उन लोगों के बीच में ये बीमारी कॉमन है, ठीक है, होती रहती है उनको। इसी वजह से उनमें रेजिस्टेंस पावर भी इसको लेकर ज़्यादा है। तो इससे ऐसी बीमारी इसको हम क्या कहेंगे, एंडेमिक बीमारी कहेंगे, या कम्युनिकेबल बीमारी। तो जैसे टीबी हो गई, तो ये एक बीमारी है जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हो सकती है, लेकिन जो जोग्राफिकल एरिया जो पर्टिकुलरली स्लम्स एरिया हो गए, इसलिए इसको स्लम्स डिजीज़ भी बोलते हैं टीबी को। तो जो स्लम्स एरिया है, पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया है, तो उसमें ऐसी बीमारी देखने को ज़्यादा मिलेगी। तो इस टाइप की बीमारी को हम कहेंगे एंडेमिक। और नेक्स्ट है हमारी पेंडेमिक। पेंड का मतलब हो गया ऑल, और डेमोस मतलब वही पीपल, यानी कि ऐसी बीमारी जो थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड, होल कंट्री होल वर्ल्ड में फैली हुई है, ऐसी बीमारी को हम क्या कहेंगे, पेंडेमिक। जैसे कि आप एड्स की बात कर लो, तो एड्स एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जो कि रिसेंटली एपिडेमिक है, लेकिन एक तरह से पेंडेमिक थी एक टाइम में, यानी होल ओवर द वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा हाहाकार इसने मचाया था। तो पेंडेमिक का मतलब ऐसी बीमारी जो पूरे दुनिया में फैले, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था, वो एक प्रकार की पेंडेमिक थी। ये हो गए कीवर्ड्स। अब एम्स की बात करें, एपिडेमोलॉजी का एम क्या है, तो एपिडेमोलॉजी का जो मेन एम है वो ये है, टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द साइज ऑफ प्रॉब्लम इन ह्यूमन पॉपुलेशन। हमें जो डिजीज़ है वो कितने लोगों में फैली है, उसका आउटब्रेक यानी बीमारी कितने लोगों में फैली है, वो बताना मेन हमारा इसमें एम रहेगा ह्यूमन पॉपुलेशन में। दूसरा जो हमारा एम है वो है कि डिजीज़ होने का जो कारण, एक तो ईटियोलॉजी यानी कोज क्या है, डिजीज़ होने का मुख्य कारण क्या है, और इसकी पैथोजेनेसिस यानी ये बीमारी कैसे एक आदमी को पूरी तरह से अफेक्ट कर रही है, उस पूरी के पूरा रोड मैप कैसे अफेक्ट कर रही है, पूरा पाथ, वो हमें समझना होगा, उसको पता करना होगा। तीसरा, to provide data essential to planning, implementation and evaluation of services for the preservation, prevention, control and the treatment disease, and to setting up the priorities among these services। यानी हमें डाटा कलेक्ट करने होंगे। कौन से डाटा? ऐसे डाटा जो पेशेंट से रिलेटेड है, कि एक कोई पेशेंट है, सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ को नहीं होने देना है, प्रिवेंशन के लिए हमें डाटा कलेक्ट करने होंगे। फिर अगर कहीं किसी को हो गई है मान लो, तो भाई ज़्यादा नहीं फैले, उसको वहीं कंट्रोल कर लो, या अब फैल गई है तो उसको ट्रीटमेंट करना है। तो ऐसी जो है चीज़ें हैं, ये सब करने के लिए हमें डाटा कलेक्ट करने होंगे। डाटा कलेक्ट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करके उस चीज़ को प्लान करेंगे, यानी नर्सिंग असेसमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे लोगों पे, और फिर जब हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे या फिर जो हम मेजरमेंट लागू करेंगे पीपल्स पे, तो फिर हम उसका एवेल्यूएशन करेंगे कि जो हमने मेजरमेंट्स लगाए हैं, जो चीज़ें हमने उन लोगों पे ट्रीटमेंट डाले हैं, वो वाकई में कारगर हैं या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस एवेल्यूएशन करेंगे, यानी पूछताछ करेंगे उस चीज़ से रिलेटेड। तो ये एक हमारा एम हो गया इसमें एपिडेमोलॉजी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एपिडेमोलॉजी की यूजेस की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, टू स्टडी द अफेक्ट ऑफ डिजीज स्टेट इन अ पॉपुलेशन ओवर अ टाइम एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर हेल्थ। यानी एक तो बीमारी है तो उसका करंट स्टेटस क्या है बीमारी का, यानी वो कितना पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, एंडेमिक है, या फिर कितना सीवियर है, एक्यूट है, क्रोनिक है, ये इस प्रकार का जो स्टेटस है वो पता करना, और उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है बीमारी का, यानी आगे जाकर वो बीमारी कैसा रूप ले सकती है। जैसे कोई मान लो एंडेमिक है, क्या वो आगे जाकर पेंडेमिक बन सकती है, तो ये पर सब चीज़ें स्टडी जो है वो एपिडेमियोलॉजी के अंदर की जाती है। एपिडेमियोलॉजी का यूज़ उसी लिए होता है। दूसरा, आपको किसी भी कम्युनिटी में कोई अगर बीमारी फैल रखी है, तो उसको डायग्नोज करने में भी एपिडेमियोलॉजी रोल प्ले करती है। बीमारी का पता लगाना, एवेलुएट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी हमने मान लो किसी कम्युनिटी में जाकर लोगों से पूछताछ करी, एवेलुएशन दिया कि जो ट्रीटमेंट लग रहे हैं या जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो पर्टिकुलर बीमारी से बचने के लिए काफ़ी है या फिर और उसमें सुधार की ज़रूरत है, तो एवेलुएशन के लिए भी एपिडेमियोलॉजी यूज़फुल है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है जिसमें कि एस्टिमेट द इंडिविजुअल रिस्क फ्रॉम ग्रुप एक्सपीरियंसेस, यानी आपको देखना है कि हमारे ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में घूम के हमें यह पता करना है कि कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है या कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि रिस्क में उन रिस्क फैक्टर से गुजर चुका है जिनसे कि वो बीमारी होने के मतलब उनको बीमारी हो सकती है, यानी वो उन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स से क्या है अंदर आते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हमें स्पेशली स्टडी करनी है और उनको एस्टिमेट करना है, उन ग्रुप को सेपरेट करना है और उन पे एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाने हैं। तो इन सब रिस्क फैक्टर में जो ग्रुप आते हैं उनको भी हमें अलग से स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द सिंड्रोम। अगर कोई बीमारी है यानी ग्रुप ऑफ
जो डिजीजेज हो गए उन्हें हम सिंड्रोम कहते हैं। तो ऐसी प्रकार के जो सिंड्रोम है उनको पता लगाना है। अगर कोई मान लो ऐसा पर्सन है जिसको कई सारी बीमारियां हो रखी है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें पता लगाना होगा, फिर उन पर भी हमें ट्रीटमेंट, या आप कह सकते हैं उन्हें भी प्रॉपर ट्रीटमेंट देना होगा। टू सर्च फॉर द कोज ऑफ डिजीज, यानी हमें बीमारी का पता लगाना होगा कि बीमारी होने का कारण क्या है। मैं बता रहा हूँ ना, डिजीज आप क्या देखते हो उसमें, एपिडेमियोलॉजी में मेनली है क्या, डिजीज की फ्रीक्वेंसी, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसका रेट डिटर्मिनेंट्स। तो मेनली हमने फ्रीक्वेंसी पे फोकस कर लिया एक, तो आप इससे यूजेस बना सकते हैं। फिर डिटर्मिनेंट्स, अब कोजेज, मेन डिटर्मिनेंट्स का मतलब है डिजीज होने के कारण क्या क्या है, वैसे कौन कौन से रोल्स हैं, फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिजीज कॉज करने के लिए, किस एज फैक्टर में हो रही है, किस रेसिस में, स्पीसीज में, जो भी है वो सब हमें इसमें देखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूजेस के बाद, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है वो जनरली 3 टाइप और मेनली 4 टाइप के होते हैं। जैसे कि बात करें, सबसे पहला प्रिवेंशन है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, हेल्थ प्रमोशन करेंगे या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करेंगे। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, मान लो हम क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे लोगों को, हेल्थ को प्रमोट करेंगे, या फिर स्पेसिफिक कोई भी पर्टिकुलर बीमारी से बचाने के लिए उससे ही रिलेटेड हम स्प्रेड करेंगे, नॉलेज स्प्रेड करेंगे लोगों में। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, कोई बीमारी हो गई है, मान लो हुए हुए कुछ ही टाइम हुआ है, प्रिवेंशन कंप्लीट नहीं हुआ, लोगों ने ध्यान नहीं रखा, प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो बीमारी हो गई, तो हम क्या करेंगे, अर्ली स्टेजेस में उसको डायग्नोस करेंगे। अब डायग्नोस करने के लिए जो भी टेस्ट यूज़ होते हैं, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, या फिर होने का कारण है उसका कोज फाइंड आउट कर लो। फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे उस बीमारी का। ये आ गया सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब मान लो बीमारी ने रौद्र रूप ले लिया है, यानी नेक्स्ट लेवल सीवियर स्टेज तक पहुंच गई है और बीमारी ने पूरी तरह से पेशेंट को डिसेबल कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, डिसेबल लिमिटेशन करेंगे। यानी टर्सरी प्रिवेंशन में अब बीमारी को ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसको वहीं रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई पेशेंट है जो कि ध्यान नहीं रख रहा था, ब्लड प्रेशर हाई था, उसने प्रिकॉशंस नहीं लिए, अब इस स्टेज में उसको स्ट्रोक हो गया, या फिर पेशेंट अब पैरालिसिस हो गया, हेमीप्लेजिया पैराप्लेजिया हो गया, तो अब हम उस पेशेंट को वहीं रोकने, उस पेशेंट की बीमारी को वहीं रोकने की कोशिश करेंगे। अब उसको कोमा में जाने से बचाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पेशेंट की डिसेबिलिटी को वहीं रोकेंगे, ठीक है, और रिहेबिलिटेशन शुरू करेंगे। रिहेबिलिटेशन मतलब अब उस पेशेंट को हम क्या करेंगे, ठीक करने के लिए ट्राई करेंगे, यानी उसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। यानी बीमारी है यहाँ, तो मान लो पूरी तरह से बीमार हो चुका है पेशेंट, अब उसको ठीक करने के लिए हम कदम उठाएंगे, तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन करेंगे। रिहेबिलिटेशन में हम फंक्शनल रिहेबिलिटेशन करेंगे, यानी वो अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अपना खुद का काम है वो करने के लिए हम उसको थोड़ा सा हेल्प करेंगे। दूसरा वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, जो मतलब वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है लोगों से, तो उसमें उसको हेल्प करेंगे तो वो लोगों से कैसे भी करके कम्युनिकेट कर पाए। सोशल रिहेबिलिटेशन क्या होता है, किसी भी बीमारी में क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है वो सोशली बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब सेपरेट हो जाता है, तो उसको सोशली रिहेबिलिटेट करेंगे, लोगों से बातचीत करवाएंगे, लोगों के साथ रखेंगे, ग्रुप में करेंगे, कल्चर वगैरह प्रोग्राम में उसको हम रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन मतलब एक बीमारी जो वो आदमी के मस्तिष्क पे बहुत बुरा असर डालती है, तो साइकोलॉजिकली भी हम उसको स्टेबल करेंगे, उस बीमारी से बाहर लेके आएंगे। अब हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस। एपिडेमियोलॉजी तो हमने देख लिया कि एपिडेमियोलॉजी होती क्या है, उसके एम क्या है, डेफिनेशन क्या है, यूज़ क्या है, या लेवल ऑफ प्रिवेंशन मैंने बहुत शॉर्टली बताया, हालांकि लेवल ऑफ प्रिवेंशन थोड़ा ब्रॉड होता है। उसके बाद हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस क्या होती हैं, तो ये मेन है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करने के लिए आस्किंग क्वेश्चंस। हम कम्युनिटी में कम्युनिटी हेल्थ नर्स जाती है और लोगों से क्वेश्चन करती है, वही फ्रीक्वेंसी, रेट, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, या एज ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए, क्रोनिक है कि नहीं है, वो कोज फाइंड करने के लिए, वो सब चीज़ों में जो यूजेज है उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें पेशेंट से या कम्युनिटी में जाके क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। उसके बाद मेकिंग कंपैरिजन, अब जो हमारे डाटा, प्रीवियस डाटा थे, उनको जो न्यू डाटा मिला है उनसे हम कंपेयर करेंगे। जो अब सबसे पहले 2 मेथड आ गए, अपने अप्रोच आ गए। सबसे पहले तो क्वेश्चन आस्क करना है, दूसरा डाटा को कंपेयर करना है, या फिर आप क्या करोगे, कंपेरिजन करोगे। तो सबसे पहले तो आस्किंग क्वेश्चंस। तो एपिडेमियोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज अ मीन ऑफ लर्निंग और आस्किंग क्वेश्चन एंड गेटिंग आंसर्स दैट लीड टू फर्दर क्वेश्चन। यानी एपिडेमियोलॉजी जो है वो, उसमें हमें क्या सिखाया जाता है कि सबसे पहले हमें जाके कम्युनिटी में क्वेश्चन करना है, पेशेंट से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और जब आंसर आ जाएगा तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार रखेंगे।
उससे क्या होगा, हमारी चेन ऑफ जो मतलब चेन ऑफ एपिडेमियोलॉजी है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिटर्मिनेंट्स है, वो हम टिक करते रहेंगे उसमें। तो एक क्वेश्चन का आंसर मिलने से हमें दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक राइज होगा। दैट लीड्स टू द फर्दर क्वेश्चन रिलेटेड टू हेल्थ इवेंट्स। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि व्हाट इज द इवेंट। मान लो किसी की डेथ हो गई, तो होने का कारण क्या था सर, क्या प्रॉब्लम हुई थी पेशेंट को, वेयर डिड इट हैपन, कहाँ हुआ था, ऐसी कौन सी जब पेशेंट को तकलीफ हुई थी तो वो कहाँ था, हो सकता है कोई स्लम एरिया में हो। व्हेन डिड इट हैपन, अब हुआ कब था, मतलब बीमारी की शुरुआत कब हुई थी, पेशेंट की डेथ कब हो गई, ये सब। हु आर अफेक्टेड, और कौन कौन इस बीमारी से अफेक्टेड है, ताकि रिस्क ग्रुप का भी पता लग सके। एपिडेमियोलॉजी का यूज आता है ना, जिसमें हम रिस्क ग्रुप को भी इंडिविजुअलाइज्ड उनको केयर देते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं, तो वो सब फाइंड करेंगे। वाई डिड इट हैपन, और होने का मुख्य कारण क्या था, अगर वो जानते हैं तो वो लोग बताएंगे कि इस वजह से उसको ये बीमारी हो गई थी, वो सिगरेट पीता था, नशा करता था, ये वगैरह, उसका कोई ड्रग एडिक्शन था, तो वो हमें पता चल जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें लगातार सीक्वेंस में पहुंचने हैं और उनके आंसर्स लेने हैं और रिलेटेड क्वेश्चंस और भी पूछते रहना है, ताकि हमारे पास डाटा आ जाए। हम क्या कर रहे हैं, अप्रोचेस देख रहे हैं। अप्रोचेस जैसे कि क्वेश्चन आस्किंग अभी हम पढ़ रहे हैं। अब रिलेटेड टू हेल्थ एक्शंस, अब कोई एक्शन हुआ है, अब आप उसको इवेलुएट कर रहे हैं वापस जाके, तो उसके लिए आपको क्या क्वेश्चन पूछने, वॉट कैन बी डन टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। यानी आप गए वहाँ पे, आपको पता चला कि यार बीमारी कम नहीं हो रही है, वो जो मेजर्स थे वो प्रॉपरली इवेलुएट नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो आपका क्वेश्चन होगा कि हम ऐसे क्या क्या और चीज़ें ला सकते हैं इस फील्ड में कि और जो दिक्कत है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड इन द फ्यूचर, यानी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हम भविष्य में इस बीमारी से कैसे बचेंगे। ये सब कम्युनिटी में आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं। वॉट एक्शन शुड बी टेकन बाय द कम्युनिटी, बाय द हेल्थ सर्विसेज और बाय द सेक्टर्स। हम लोगों से पूछेंगे कि हम इस जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं या हेल्थ सर्विस है, वो आपके इस बीमारी में क्या योगदान मतलब कर सकती है, या फिर हमारा जो मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री, वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, या आप लोग उसमें क्या कर सकते हो। ये सब भी हमें क्वेश्चन आने चाहिए हमारे दिमाग में। और जैसे कि अब कोई भी बीमारी है, हम उसको ठीक कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज तो होंगे, तो हम पूछेंगे कि आपको और किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हुए हैं उनके एक्स्ट्राज भी आपको अगर किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत हो तो बताओ। जैसे सेल्फ सैनिटाइजेशन हो गया, प्रॉपर वेंटिलेशन हो गया, या फिर वाटर ड्रेनेज हो गया, वो प्रॉपर है, तो और भी इसके साथ आपको कुछ चाहिए तो वो बताएं। जैसे कि हाउ आर द एक्टिविटीज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड, और कैसे अगर कोई कैंप लगाना है, फ्री हेल्थ सर्विसेज देनी है, तो वो भी हम उनसे पता करेंगे। नेक्स्ट है कंपेरिजन करना। दिस अप्रोच इज टू मेक कंपेरिजन एंड ड्रॉ इन्फेरेंस, यानी हमें कोई भी दो डाटा कलेक्ट कर लिए, प्रीवियस डाटा या न्यूअर डाटा, उन डाटा को भी हम साथ में रख के कंपेरिजन करेंगे कि पहले क्या हाल थे, अब क्या हालात हैं, ये सब भी हम कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन में बी मेड बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम। एग्जाम्पल, रूरल एंड अर्बन पीपल। जैसे कि कम्युनिटी आप जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरियाज में दो ग्रुप बनाए, ऐसा नहीं है। हमें रूरल और अर्बन ग्रुप में भी डिवाइड करके हम लोगों की हेल्थ देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि किन लोग, कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा हेल्थ एजुकेटेड हैं, हेल्थ के मामला में ज़्यादा थोड़े से नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्बन पीपल ध्यान नहीं रखते हैं। सम स्टडीज हैव ऑल्सो सीन दैट द रूरल पीपल हैव बीन फॉलोइंग मोर प्रिकॉशंस एंड मोर क्योर देन द अर्बन पीपल। और हमने ये सब चीज़ें जो है वो कोरोना काल में भी देखी है कि अर्बन पीपल्स, हाँ मान सकते हैं कि अर्बनाइजेशन में थोड़ा सा क्या कि क्राउडेड है, थोड़े से वहाँ पर भीड़ भाड़ है, पब्लिक ज़्यादा है, बट इंस्टेड ऑफ दिस द पीपल ऑफ रूरल एरियाज आर ऑल्सो टेकिंग प्रिकॉशंस। So that's why it is the COVID is not spreading that much in the rural groups as compared to the urban. So ये भी एक प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम कंपैरिजन में यूज़ कर सकते हैं बिटवीन द सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस, दैट इज मेल विद द फीमेल पॉपुलेशन, यानी सब ग्रुप्स मतलब सेम जोग्राफिकल एरिया एंड बिटवीन टू जेंडर्स, दैट इज द सब ग्रुप। हमने उसी जोग्राफिकल एरिया में अगर दो ग्रुप बना दिए तो उन्हें सब ग्रुप कहेंगे। जैसे आपने एक ही ग्रुप के मेल और फीमेल में कंपेरिजन कर लिया। बिटवीन वेरियस पीरियड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल है डिफरेंट सीजन्स, यानी आपने एक जोग्राफिकल एरिया को लिया, उसमें आप अलग अलग सीजन्स में जा रहे हैं, विंटर में गए, रेनी सीजन में गए, समर में गए, तो अगर आप डिफरेंट सीजन में जाओगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा सीजन होगा जिसमें पर्सन ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। या कोविड की बात करें
जैसे कोविड में स्टडीज़ हुई थी, सारी स्टडीज़ हुई थी CHN से रिलेटेड। ये जो एपिडेमियोलॉजी ने बहुत हेल्प की है हमारे कोविड में, डिजीज़ के डिटर्मिनेंट्स में, उसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सब में एपिडेमियोलॉजी ने बहुत रोल प्ले किया है। इसीलिए इसको हम आराम से पढ़ेंगे और पूरा खींच के पढ़ेंगे। तो इसमें मेनली जो सीज़न था, जैसे कि कोविड के टाइम पता चला कि जो कोरोना का जो वायरस है SARS-CoV-2, वो मेनली विंटर सीजन और आफ्टर रेनी सीजन ज़्यादा फैलता है। यानी कहीं बारिश हो गई तो वो फैलना स्टार्ट हो जाता है, या फिर विंटर सीजन आया तो जनरली विंटर सीजन में वैसे ही फ्लू हो जाता है। तो एक कारण वो भी था। नेक्स्ट अगर हम बात करें टूल्स ऑफ मेजरमेंट, टूल्स ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो हमने जैसे उसमें भी देखा था अपने पीछे फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन में भी देख रखे हैं 3, वही है। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।